हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर अक्टूबर 2024 की मैगज़ीन, जिसमें आज हम करेंगे हमारा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। देखो, इस बार ना इन्वायरमेंट का सेक्शन छोटा आया है, तो विल कवर इट बाय टुडे ओनली। शॉर्ट्स का पार्ट बड़ा है इन्वायरमेंट में, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के साथ। आज हम डिस्कस करते हैं दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कि क्या है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में देखो, आपको पता है जीएस 3 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट, क्योंकि देखो पूछ ही लेता है सवाल जवाब, है ना। अब आज पहला जो टॉपिक इन्वायरमेंट में है वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक, जल ही अमृत। ये न्यूज़ में क्यों रहा जल ही अमृत, समझते हैं। रिसेंटली जल ही अमृत इनिशिएटिव निकाला गया है, लॉन्च किया गया है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, यानी अमृत से निकाला गया है ये। अमृत पहले 2.0 आया था, अब 1.0 आया था, 2.0 आया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सरकार का 100 दिन का एजेंडा है, जिसमें जल ही अमृत पर काम चलेगा। देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि वाटर को लेकर हमारी जो चिंताएं हैं हम उसको चाहते हैं दूर करना, ठीक है ना। वाटर कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आप जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है पानी, है ना। तो उसी के लिए पानी ही अमृत, या आप समझ लो जल ही अमृत को लेकर ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है, और इसको अमृत 2.0 के अंदर लाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर बात की जाती है कि ना जल ही अमृत का जो बैकग्राउंड है वो तब आया जब हमें लगा कि अमृत 1.0 जो है वो सक्सेसफुल रहा। अब इसका सेकंड फेज चलाते हैं, जहाँ जहाँ पर भी सिक्योर्स करना है सिटीज़ को, क्योंकि पानी के लिए तो देखो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, पानी की बड़ी समस्या है। तो पानी को कैसे अच्छा बनाया जाए, पानी को कैसे अच्छा किया जाए, उसके लिए हमने क्या करा है, अमृत 2.0 के अंदर सिटीज़ को हमारा ध्यान है सरकार का कि वाटर सिक्योर बनाया जाए। अब जल ही अमृत जो है ना, GHA इसको बोलते हैं, इस इनिशिएटिव के तहत हम क्या कर रहे हैं, स्टेट्स को, यूटीज़ को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं कि किस तरह आप, बोला जा रहा है उनको कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को एफिशिएंट बनाना है, कैसे यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट, जैसे कोई पानी बहुत यूज़ हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, जैसे सब्जियां आप धोते हो उसके पानी को कैसे ट्रीट करना है ना। तो ऐसे कैसे कैसे चीज़ों को ट्रीट करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड, यहाँ बोला जा रहा है टू प्रोड्यूस अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई। क्या करना है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई करना है हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर को, ताकि वो इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए, सपोर्ट कर पाए सस्टेनेबल वाटर रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस को। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है, सेकंड चीज़ ये बोल रहा है कि प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहे। और तीसरी चीज़ है प्रमोट करना सर्कुलर इकॉनमी को। देखो, हम ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारी जो सर्कुलर इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो ठीक से लागू हो पाए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सर्कुलर मॉडल में आप जानते ही हो क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग, ये सब कुछ ही होता है सर्कुलर इकॉनमी में। यानी हमारा क्या ध्यान है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा ऐसा हो, सर्कुलर इकॉनमी में हम ये चाहते हैं कि हमारा ऐसा सिस्टम हो जिसमें रीयूज़ हो सकें चीज़ें, रिपेयर हो सकें चीज़ें, और रिसाइकल हो सकें चीज़ें। यानी किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन को बनाया ही इस तरह से जाए कि जो उसकी लाइफ साइकिल में उसकी शेयरिंग, उसकी रिफर्बिशिंग और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, उसके टॉक्सिक मटेरियल्स के यूज़ को उसमें से एलिमिनेट करना, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, यानी हमारा ये भी ध्यान है कि जो भी चीज़ें वेस्ट कंट्रीब्यूट अगर कर रहा है नेचुरल इकोसिस्टम के लिए, तो उसको भी लेकर आना। तो सर्कुलर इकॉनमी में ना मेक यूज़ रिटर्न है। इसका मतलब क्या होता है सर्कुलर इकॉनमी का, मेक यूज़ रिटर्न। ठीक है, कि ऐसी चीज़ें बनाओ कि वो यूज़ भी हो, बनाओ भी, रीयूज़ भी कर लो और रिटर्न भी करो। टेक मेक डिस्पोज मॉडल भी इसको कहते हैं, जो डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल, सॉरी, ये कभी ट्रेडिशनल मॉडल जो होता था ना, जैसे लो बनाओ और फेंक दो, अब नहीं है ऐसा। अब इकॉनमी में हम ये चाह रहे हैं मेक यूज़ और रिटर्न मॉडल पे चलने को चाहते हैं, ठीक है। ताकि देखो कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री में, इरिगेशन में, जो भी हमारे वेरियस पर्पसेस के लिए अगर हम सर्कुलर इकॉनमी को करेंगे तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा लाभदायक रहेंगी चीज़ें।
तो आप समझ रहे हो, यानी कि जल ही अमृत में 3 चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। पहली चीज़ है कि जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी जो भी पानी गटरों से निकल के जा रहा है उसको कैसे ट्रीट करना है। जो यूज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको कैसे ठीक करना है। हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर को कैसे सप्लाई करना है एनवायरनमेंट के लिए, कैसे रिसाइकल करना है, कैसे जो दूसरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इरीगेशन में कैसे सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को, यानी पानी का इस्तेमाल किस किस तरह से रीयूज़ हो सके, उसके लिए हमें करना है। इसका पूरा जल ही अमृत का पूरा पर्पज़ ये है कि इंटर सिटी कंपटीशन हो पाए। कंपटीशन का मतलब क्या है कि कौन सा सिटी सबसे अच्छे तरीके से पानी को मैनेज कर पा रहा है। फिर ट्रीटमेंट फैसिलिटी कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज कराना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से रेटिंग बेस्ड इंसेंटिव तैयार किए जाएं। यानी अवार्ड देते हैं क्लीन वाटर क्रेडिट्स को स्टार रेटिंग सिस्टम के तहत, अर्बन लोकल बॉडीज़ को तहत। तो यहाँ पर रिसाइकलिंग रीयूज जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर का हो रहा है, यूज्ड वाटर का हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो पाए वाटर रिसोर्सेज की, और जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उस पर स्ट्रेस कम पड़े। अब ऐसे ही अमृत 1.0 और अमृत 2.0 क्या है, ये 2015 में लॉन्च हुआ, ये 2021 में लॉन्च हुआ। इसका जो मिशन फेज़ है 15 से 20 है, इसका मिशन फेज़ 21 से 26 है। ये 500 सिटीज़ और टाउन्स में हुआ है। ये स्टेचुटरी टाउन जो हमारे इंडिया में है, हमारी कंट्री में है, उसके अंदर ये यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो अब क्या होते हैं स्टेचुटरी टाउन, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए स्टेचुटरी टाउन्स के बारे में, क्योंकि अगर आपको स्टेचुटरी टाउन नहीं पता होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो टाउन्स, जो वो जगह इंडिया में जहाँ पर म्यूनिसपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन 5,000 मिनिमम है ही, जिसमें 75% जो मेल हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल में काम कर रहे हैं, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर हो, तो ऐसी जगहों को हम स्टेचुटरी टाउन कहते हैं। तो ध्यान रखना इन सब के मामले में। आप बहुत सारे हमारे यहाँ स्टेचुटरी टाउन्स बने ही हुए हैं अगर आप देखते हो तो जैसे राजकोट है, शिमला है, वडोदरा, ये सारे के सारे राजकोट आपके ये सारे के सारे स्टेचुटरी टाउन्स का पार्ट है। अच्छा, अमृत 1.0 में जो हमारा फोकस एरिया होता था वो होता था वाटर सप्लाई, ठीक है, सीवरेज एंड हमारा सेप्टेज मैनेजमेंट कैसे करना है, नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट को कैसे यूज़ करना है, ग्रीन स्पेसेस कैसे क्रिएट करने हैं। अब थोड़ा मामला और बढ़ जाएगा। कैसे होगा, अमृत 2.0 में यूनिवर्सल कवरेज की बात की जा रही है कि पानी की सप्लाई यूनिवर्सली हो जाए। टैप्स जो हों, जहाँ जहाँ जगह जगह जहाँ पर नलके लगे हुए हैं वो फंक्शनल भी होने चाहिए, सभी जितने भी स्टेचुटरी टाउन्स हैं उन तक पानी पहुँच पाए कंट्री में। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यानी आप देखो, सबसे ज़्यादा ध्यान जो जल ही अमृत में किया जा रहा है, जल ही अमृत में सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखा जा रहा है कि पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज़ पे बहुत ध्यान है। वाटर रीयूज़ का मतलब भी यही है, वाटर रिसाइकलिंग, यानी पानी की वैरायटी ऑफ सोर्सेज से उसको ट्रीट करना और जो भी उसके बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए है वो यूज़ कर पाना। सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर पोटेंशियल रीयूज़ के लिए क्या बोल रहा है, जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्री प्रोसेसेस है, कूलिंग वाटर है, स्टॉर्म वाटर है, ये सारे के सारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं ताकि पोटेंशियल रीयूज़ हो पाए। उसका भी क्योंकि बहुत ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, अगर हम वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज़ कर लेते हैं, इसके बेनिफिट पता है क्या है आपको? पर्यावरण में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा वाटर रिसाइकलिंग से, जो आपका फ्रेश वाटर डाइवर्ट होके सेंसिटिव इकोसिस्टम से डाइवर्ट होके आपको आपको क्या होगा, इसमें जो पानी की क्वालिटी डिटोरिएट होती रहती थी वो ठीक होगी और इकोसिस्टम का हेल्थ अच्छा रहेगा। आपकी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी यानी कि आप सेफ फ्यूल्स को सेव कर पाओगे, एक्सट्रैक्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, फ्रेश वाटर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसमें एनर्जी लगती है। तो रीयूजिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर अगर आप इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेते हो तो उससे क्या होगा, उससे आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी रिड्यूस होगा। तो जो कितना बड़ा फ़ायदा है यानी इन्वायरमेंट को लेके। कह रहा है और क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो होगा, जिसके लिए हम बहुत समस्याएं हमें लगती है कि भाई ग्राउंड वाटर में तो पानी नहीं रह गया, कैसे होगा कुछ समय बाद। तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे जब फ्रेश वाटर को, बहुत रिसोर्सेज को डिग्रेडेशन से बचाएंगे हम, तो रिचार्ज होता चला जाएगा ग्राउंड वाटर भी। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर बेंगलुरु में पानी को
ट्रीट किया गया था, इज़ यूज टू रिचार्ज, ताकि जितने भी शैलो एक्यूफर्स हैं, लेक्स वगैरह हैं, उन तक पानी पहुंचाया जा सके। ऐसे ही रिसाइकल वाटर करने से आपका जो वेटलैंड्स हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे हो। और देखो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी टेबल यहाँ बनाई हुई है। दिस टेबल इज़ रिलेटेड टू कि पानी के रीयूटिलाइजेशन की क्या क्या प्रक्रिया होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। क्या कहता है यहाँ पर, कहता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है आपने मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के साथ, यानी सेकेंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट आपको सिंगल स्टेप में ये इंटीग्रेट करना है। तो ये सबसे पहला तरीका क्या होता है, बायोलॉजिकल तरीके से पानी को आप रीयूज़ करोगे, उसमें कुछ कुछ कंबाइन कर दोगे ट्रीटमेंट के लिए, सिंगल स्टेप में ये करते हैं। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम यूएफ कहते हैं। इसमें ना पानी को प्योरीफाई किया जाता है, उसमें से पर्टिकुलेट मैटर हटा दिए जाते हैं, ठीक है। फिर एक होता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें क्या करा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो पानी के पैसेज को अलाउ करती है, मॉलिक्यूल्स को, जिसमें से डिजॉल्व सॉल्ट को वो हटा देती है, बैक्टीरिया पाइथोजन सबको हटा देता है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी या फिर ओजोन या फिर एडवांस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आप फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज पर होते हो, जिसमें आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फेंकोगे और उससे ठीक करोगे। फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि इसमें आप ना इलेक्ट्रिकली जितने भी आयंस हैं उससे सेपरेट करते हो वोल्टेज एक्टिवेटेड मेम्ब्रेन्स को। फिर लास्ट तरीका है थर्मल एवापोरेट करना, यानी आप जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम से क्या करोगे, बहुत जो हेविली वेस्ट वाटर होता है ना, बहुत ही गंदा, जो बिल्कुल ही कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लिए अनसूटेबल हो जाता है, उसको थर्मल ऐसा किया जाता है, उसको जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम पर खूब थर्मल और इवेपोरेट क्रिस्टलाइज करके उसको रीयूज़ करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं यूज़ की जाती हैं किस किस के लिए, वाटर रीयूज़ के लिए। तो याद रखना, एक मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है, एक आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, आरओ है, एक आपका डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी है, एक आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस है, एक इवेपोरेशन है। ये सारा आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आप पानी का रीयूज़ करते हो, रिसाइकल करते हो, तो उससे आपको सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वो जो पोटेंशली वाटर स्ट्रेड एरिया एरिड एरियाज़ हैं, उनको सोचो कितना लाभ प्राप्त होगा उन तक, क्योंकि पानी पहुँचेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, ये ना इजीली एक्सेसिबल वाटर सोर्स होता है, इकोनॉमिक सेक्टर के पास भी जाएगा। यानी इंडस्ट्री जो कर्नाटका है वह इंडस्ट्रियल एस्टेट बना हुआ है विद इन 30 किलोमीटर ऑफ एसटीपीज, ठीक है। ये प्रायोरिटाइज करके ये क्या कर रहे हैं, ये ना यहाँ पर पानी को ट्रीट कर रहे हैं। कह रहा एक तो इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ, यहाँ एग्रीकल्चर में जैसे हरियाणा में इंडस्ट्री वाले में कर्नाटका का एग्जाम्पल दे देना, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है ना, उन्होंने एग्रीकल्चर यूज़ के लिए पानी को रीपर्पजेस के लिए यूज़ करने के लिए उसको फिट किया है, ठीक किया है। ऐसे ही क्या होता है, देखो आप क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव होती है अगर आप वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट कर लो वेस्ट वाटर से। अब नेक्स्ट फ़ायदा पता है क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट फ़ायदा ये होता है कि जब आप ना क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर पे काम करते हो और ना वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करके वेस्ट वाटर से, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप ना वेस्ट वाटर में भी कुछ फ़ायदे हैं। में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होता है वेस्ट वाटर के अंदर। ये चीज़ें अगर एग्रीकल्चर में चली जाती हैं तो वहाँ पे क्वालिटी उसकी इन्हांस कर देती हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है, सोचो वेस्ट वाटर का। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज़ के लिए, ये भी समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज़ का है वो है ट्रीटिंग वाटर टू ए प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन, यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसमें थॉरो ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ध्यान रखना, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाला पानी आ रहा है उसमें ट्रीटमेंट करना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें से ऑयल हटाना है, सॉल्ट हटाना है, मिनरल हटाने हैं, सॉलिड हटाने हैं। कह रहा बहुत ही, समझ लो आप, प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन के साथ उसको ट्रीट करना आसान नहीं है। दूसरा, जो भी प्लांट आप लगाओगे उसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होगी, यानी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम आर इनहेरेंटली एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम आप लेते हो, हाईटेक बहुत ज़्यादा लगता है उसमें,
और एक्सपेंसिव है उसको डिज़ाइन करना, उसको प्रोड्यूस करना। कह रहा मेम्ब्रेन फाउलिंग एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिल्ट्रेशन करना मेम्ब्रेन से बहुत, उसमें ना फाउलिंग हो जाता है, रेगुलर क्लींजिंग करना उसकी, कॉस्टली रिप्लेसमेंट बहुत, उनके प्रोडक्ट्स समझ रहे हो आप, प्रोडक्ट बहुत। अरे यार आप छोटा सा एग्जांपल लगाओ, जिन दिनों आपके घर में बहुत गंदा पानी आता है पीने का, उसमें आप आरओ जब साफ़ कर रहा होता है तो उससे आप देखोगे कि आरओ की सर्विसेज आपको बार बार करानी नहीं पड़ती हैं, उसके प्रोडक्ट कितने महंगे आते हैं। बस समझो ऐसा ही कुछ यहाँ भी मामला है। फिर कह रहा है वाटर रिसाइकलिंग एक एनर्जी इंटेंसिव है। अगर पानी की क्वालिटी लो होगी और आपको बहुत इंटेंसिव तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो आप ये सोचो ना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कितनी खर्च होगी उसमें। फिर गाइडेंस की प्रॉब्लम है, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रीटेड वाटर की हर अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हर का अलग अलग स्टैंडर्ड है। ये अवेयरनेस नहीं है, एब्सेंस है, गाइडलाइंस नहीं है। फिर स्टिग्मा पता है क्या होता है, सोशली लोग ना, या टॉयलेट टू टैप आप समझो, मतलब एक्सेप्टेंस होगी नहीं, लोग तो करेंगे ही नहीं, उनको लगता है कि पानी गंदा है तो गंदा है, वो उस चीज़ को ट्रीट ही नहीं करना चाहेंगे। ये एक बड़ी समस्या है। तो इंडिया एंड वाटर रिसाइकलिंग के लिए हमारे देश में सबसे बड़ी ज़रूरत पता है क्या है? अर्बन एरिया में आप मानोगे 31% हाउस होल्ड हैं जिनके पास आप ये समझ लो पाइप्ड वाटर नहीं है, एंड 67% के पाइप्ड सीवेज वाली जो कनेक्टेड नहीं है, डिस्चार्ज सिस्टम कनेक्टेड ही नहीं है। लार्जेस्ट जो यूज़र है हमारा इंडिया का वाटर रिजर्व का, विद यूसेज ऑफ 78% वो टोटल रिजर्व को यूज़ कर रहा है। अच्छा, भारत में 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जिस अब हमारे पास 4% वाटर रिसोर्सेज हैं। हमारे लिए तो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, ध्यान रखना, इंडिया एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। अच्छा, एवरेज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की अगर बात देखें फॉर 2031, इसको असेस करा गया, इंडिया के पास पूरा पोटेंशियल है ट्रीट करना और यूज़ करना 80% वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है। फिर पॉलिसी मेजर्स करना, नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करना, सेफ रीयूज ट्रीटेड वाटर को 2022 से फ्रेमवर्क तैयार करा गया। पावर टैरिफ 2016 में ये पूरे की पूरी पॉलिसीज़ तैयार करी गई। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 को मैंडेट डाला गया। अब उसके बाद आपको पता है यार, देखो खाली पॉलिसी नहीं बनाई गई है, स्कीमें चलाई गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 चलाया गया, अर्थ गंगा इनिशिएटिव चलाया गया, नमामि गंगे के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, सो दैट पानी का रिसाइकलिंग रीयूज़ पर बहुत ज़्यादा सरकार, क्योंकि यार हम एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, हमारी कई सिटीज़ में पानी नहीं पहुंच रहा है। आप समझो ये भी एक लकी हो अगर आपके पास पानी पहुंच रहा है जहाँ भी आप रहते हो। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये चैलेंज दूर हो वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज़ का? तो सबसे पहला काम करना है, सेटअप करना है वाटर रीयूज़ बेंचमार्क को इंडस्ट्रीज़ के पर्पस के लिए। यानी हमें यूजिंग फिट फॉर पर्पस स्टैंडर्ड तैयार करने हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ये और फिर इंसेंटिवाइज करना है पूरे इकोसिस्टम को। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या हो, इंडस्ट्रियल, एकेडमिक, रिसर्च, ये सारे के सारे चीज़ें क्रिएट हो पाएँ। फिर सब्सिडाइज करो आप ड्वेल प्लम्बिंग सिस्टम को, ऑफर करो प्रॉपर टैक्स रिबेट वगैरह दो, इम्प्लीमेंट करो टीयर्ड वॉलंटरी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को। देखो जितना ज़्यादा रिसाइकल वाटर हायर रेट पर जाएगा ही, इंसेंटिवाइज करो ना म्यूनिसपैलिटीज़ को, हाउसिंग सोसाइटीज़ को, ताकि वो ऑल्टरनेटिव ढूंढे तो सही। फिर आप क्यों नहीं हेल्प ले लेते हो प्राइवेट? देखो यार, जाना चाहिए ट्रिपल पी मॉडल पर। जब आपको लगे ना कुछ ऐसा बहुत महंगा पड़ रहा है तो आप ना बुलाओ, आप करो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कंबाइन कर दो। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट, प्राइवेट, देखो सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट दे दे और प्राइवेट सेक्टर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दे दे, हो गया मामला आपका फिट। फिर आप ना इम्प्लीमेंट करो ट्रेडेबल वाटर यूज़ क्रेडिट सिस्टम भी यूज़ करना है आपने। यानी आपके ट्रीटेड वेस्ट वाटर का यूसेज के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो फ्रेमवर्क है ना वेस्ट वाटर यूज सर्टिफिकेट का, वो भी देना शुरू कर दो। इन सब से ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ये, इसको डील हम जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी हम आगे से आगे पहुँचेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वाटर रिसाइकलिंग। ठीक है, जल ही अमृत हमने पढ़ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था समझते हैं। कह रहा है रिसेंटली CUS इट्स फ्लोज, यानी कि कम्युनिटी सोर्स्ड इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम।
ये एक नए तरीके का सिस्टम बनाया गया है जो क्या करता है, हाइपर लोकल डेटा को कलेक्ट करता है फ्लड के फॉरकास्ट में। यानी ये बाढ़ के बारे में बताता है कि बाढ़ कहाँ से कलेक्ट कर है, कहाँ कहाँ से आ रही है। फ्लड प्रोन में पेरियार है, चलाकुड़ी है, रिवर बेसिन है, ये सब लॉन्च की गई हैं केरला के अंदर। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया था पहले, केरला में। तो जो ये है, ये जो एक आपका कम्युनिटी सोर्स इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्ट बताएगा, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसको रन करने के लिए इक्विनॉक्ट करके है, कोची बेस्ड कम्युनिटी सोर्स मॉडलिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं ये। समझ में आ रहा है, ये इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है यूनिसेफ द्वारा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताओ, हेडक्वार्टर्स बताओ, कब क्रिएट हुआ, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये ना इसके साथ साथ 100 रेन गॉजेस का भी इस्तेमाल करता है, जो इंस्टॉल की गई थी इन्नाकुलम में, इदुक्की में, थिरसूर में। अच्छा, जो डेटा है ना, रेनफॉल हो गया, रिवर हो गया, टाइडल हो गया, ग्राउंड वाटर पे लेवल पर हो गया, ये सारा डेटा जो होता है ये कलेक्ट कराने के लिए स्टूडेंट को बुलाते हैं, वुमेन यूथ लोगों को हाउस होल्ड लेवल से ही शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं इनसाइट गैदर के थ्रू। एक वेब पोर्टल है, यहीं पे जो होस्ट होता है वो उसको पूरा इम्पैक्ट बेस उसका क्या पड़ेगा उसको वहीं पे वो फॉरकास्ट करता है। ठीक है। अच्छा, आइडिया पता है क्या है? आइडिया इज़ टू प्लग गैप्स। गवर्नमेंट के डेटा में जो भी गैप आ रहा है, ये लोग अपना पूरा सोसाइटी का डेटा उठा के देते हैं, और इस पूरे में ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ये चल रहा है। तो पता है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर लोकल डेटा के बारे में हमारा कलेक्शन होएगा, और हम ज़्यादा अच्छे से नेचुरल डिज़ास्टर्स को फाइट कर पाएंगे। अब समझो, जैसा हमारा टॉपिक का नाम है हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग, क्या होता है समझते हैं। हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग का मतलब है एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेटेरोलॉजी जो पिन पॉइंट करेगी कि वेदर कंडीशन लोकलाइज्ड एरिया का एक्सट्रीमली वो कैसा रहेगा, वो बताएगा। क्योंकि देखो अभी क्या होता है, अगर आप चेन्नई गए हो ना, तो चेन्नई में आप नोटिस करोगे कि ना वेदर फॉरकास्टिंग 3 घंटे बाद हुई है, मौसम में बदलाव उससे पहले ही आ गया है। समझ रहे हो, अभी उतना रियल टाइम डेटा नहीं दे पाता है आईएमडी। तो अभी क्या हो रहा है, करंट फॉरकास्टिंग लेवल में आईएमडी में काफ़ी सारे वेदर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके बहुत दिक्कत आती थी। तो फॉरकास्ट और वार्निंग को इशू करने के लिए नेशनल वेदर फॉरकास्टिंग सेंटर बनाया गया है। सब डिवीजन तैयार करी गई है, स्टेट लेवल पे बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया गया। समझ रहे हो आप? ताकि डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट पे भी पता चल जाए। जैसे आप मान लो दिल्ली में ही हो, दिल्ली में कभी कभी क्या होता है कि वेस्ट दिल्ली की तरफ बारिश हो रही है, इस दिल्ली की तरफ नहीं हो रही है, नॉर्थ में हो रही है, एक पर्टिकुलर सेंट्रल लेवल जगह पे नहीं हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो आपका आईएमडी है ना, आईएमडी चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पता चले हमें कि वेदर कंडीशंस कैसी रहेंगी। ठीक है। तो अब हाइपर लोकल फॉरकास्टिंग की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, हमारे यहाँ वेदर की वेरिएबिलिटी बहुत हायर रहती है। तो हाइपर लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्टिंग बेटर यूटिलिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा, अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्ट की ओर। सबसे पहला है यहाँ पर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। यानी हाइपर लोकल वेदर डेटा जो होता है ना, वो डिज़ास्टर की प्रिपरेशन भी कराता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है या डिज़ास्टर लेड मोर्टेलिटी आ रही है, तो उससे कैसे बचा जाए। सेकंड चीज़ ये होती है कि कैसे एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड को कैसे सेव किया जाए, सोइंग है, इरिगेशन है, उसको कैसे दूर करा जाए। तीसरी चीज़ है इंडिया का रोल ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस में कैसा रहेगा, यानी हम यूएन अर्ली वार्निंग सिस्टम 5 डेवलपिंग नेशंस का ये सब बता पाएँ। अच्छा, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट अर्बन एरियाज़ का, इसको करने के लिए यानी हमारे पास प्रिसाइज इंसाइट रहे स्पेसिफिक रूट्स का, माइक्रो क्लाइमेट्स के बारे में, ये सारी बातें हमें पता रहें। ठीक है। अब वेदर फॉरकास्टिंग हाइपर लोकल लेवल पे करना इतना भी आसान नहीं है गाइस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने, या सबसे बड़ा चैलेंज समझ लो, जब हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग की बात आती है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने उठता है आउटडेटेड
प्रिडिक्शन मॉडल्स का। यानी करंटली जितने भी हमारे पास प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे ग्लोबल फॉरकास्टिंग सिस्टम है, वेदर रिसर्च फॉरकास्टिंग मॉडल है, ये इतने ना मॉडर्न नहीं है, समझ रहे हो आप, आउटडेटेड से हैं। फिर वेदर मॉनिटरिंग ग्राउंड स्टेशंस पे करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समझो आप, करंटली आईएमडी 800 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगा रखे हैं, 1500 ऑटोमेटिक रेन गॉजेज हैं, 37 डॉपलर वेदर वेदर रडार्स हैं, जबकि ज़रूरत हमें इतने की है, 3 लाख ग्राउंड स्टेशंस की ज़रूरत है। 70 हमें चाहिए डॉपलर वाटर वेदर रडार्स, पढ़ाई नहीं क्या करोगे। फिर अंडर यूटिलाइज डेटा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, यानी ऑल दो स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज 20,000 ग्राउंड स्टेशंस को मैनेज कर रही हैं, लेकिन ये जितना भी डेटा है बड़ा इनएक्सेसिबल है, आईएमडी इसको यूज़ नहीं करता है। फिर डिफ़िकल्टी है प्रिडिक्ट करने में स्मॉल स्केल इवेंट्स को, जैसे लार्ज सिस्टम में मॉनसून है, साइक्लोन है, इसको बड़ा आसानी से आप फॉरकास्ट कर दोगे, लेकिन कोई सडन कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसको करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट वॉलेटिलिटी अब आप देख भी रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डिस्टर्बेंस क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा है। तो कह रहा है कि क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग हो पाए। तो कह रहा है उसके लिए सबसे पहले सरकार ने ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग किया है, यानी जॉइंट प्रोग्राम चलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, आईएमडी, जो घंटे घंटे का आपको बताया कि ये वेदर में चेंज होने वाला है। ऐसे ही मिशन मौसम में भी हुआ, 2026 तक फॉरकास्टिंग को कह रहे हैं कि हम और अच्छा कर देंगे, ये भी बताएंगे विंड का प्रोफाइलर, ये सब और बेटर ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर विंड्स का, यानी विंड में आपको वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में पता चलेगा। ऐसे ही आई फ्लोज जो आपका मुंबई वाला है, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा डेवलप किया गया। ऐसे ही मुंबई फ्लड ऐप है, ये बड़ा अच्छा ऐप है। देखो ये क्या करता है, ये ना एक रेनफॉल फॉरकास्टिंग फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये घंटे घंटे में बारिश कहाँ हो रही है डेली मुंबई में सब कुछ बताएगा। आईआईटी बॉम्बे वाले लोगों ने और एचडीएफसी एयरगो वालों ने फंड किया था। तो कंक्लूडिंग लाइन में देखो, इंडिया ना कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमने जहाँ जहाँ भी कमियाँ हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझते हो कि हमें ना पूरी तरह जहाँ जहाँ भी टुकड़े टुकड़े में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ भी देखना। यानी अगर एडवांस मॉडल नहीं है उसको ठीक करो, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है उसको और अच्छे से करो, डेटा शेयर ठीक से नहीं हो रहा है वो ठीक से करो, रियल टाइम डेटा निकालना अब हमारी ज़रूरत पड़ती जा रही है। अगर हम इन अबव एरियाज़ को नहीं ठीक से करेंगे तो इंडिया कभी भी एक्यूरेसी लोकलाइज इवेंट को नहीं कर पाएगा, और ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में बेटर प्रिपरेशन करना हमारी जिम्मेदारी बनती जा रही है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही इन्वायरमेंट सेक्शन में। कल हम शॉर्ट्स करेंगे क्योंकि शॉर्ट्स बहुत लंबा है, तो वो एमसीक्यूज़ के साथ आएंगे, सारे एमसीक्यूज़ भी उसमें होंगे। जो भी बच्चे चैनल पर अभी जुड़े हैं या उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपने ज्वाइन करना है, जो कहाँ पर है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ क्या मिलता है, वहाँ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की जानकारी मिलेगी, तो उसके लिए भी आप ज़रूर जुड़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।